तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीटेट का अब पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है, तो हमें इतना टाइम नहीं है कि अब हम सिर्फ केवल मोस्ट क्वेश्चन ही देखेंगे। जितने क्वेश्चन मोस्ट हैं वही क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में आने लायक रहेंगे। तो इसी क्रम में जब हम देखते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो सीडीपी का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा के रजन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। इसमें हमसे पूछा है अवधि कौन सी, अवधि पूछा है यानी अवस्था पूछा है। तो जो भाषा अर्जन की सबसे अच्छी अवस्था है या सर्वाधिक अवस्था है वो ऑप्शन नंबर 1 जन्म पूर्व अवधि, या नंबर 2 है प्रारंभिक बाल अवस्था, नंबर 3 है मध्य बाल अवस्था, या नंबर 4 है किशोर अवस्था। तो जो संवेदनशील अवस्था होती है विकास की और अर्जन की, जो संवेदनशील अवस्था होती है वो होती है मध्य बाल अवस्था। तो इसका जो पहले का राइट आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मध्य बाल अवस्था। तो हमें क्या है, समय नहीं गवाना है, तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन देखेंगे ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन हमारे हो सकें। इसी क्रम में चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सीटेट का एकमात्र जो चैनल है हमारा महक अकेडमी, इसी चैनल पर आपको सभी क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। ऑप्शन 1 है प्रसूप्ति अवस्था, ऑप्शन 2 है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। कोहल वर्ग द्वारा जो प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है वो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में परिचर्या के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो जेंडर पक्षपात, या जेंडर पहचान, या जेंडर संबंधता, या जेंडर समरूपता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेंडर पक्षपात, यानी जेंडर रूढ़िबद्धता, यानी कि लड़का और लड़की में फर्क बता रहा है या अंतर बता रहा है, तो क्या है, जेंडर पक्षपात है। इसी क्रम में जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो नंबर 1 है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ऑप्शन 3 है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ऑप्शन 4 है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो हमें क्या करना है, जो विधि बताना है कि जेंडर को जो जेंडर रूढ़िबद्धता है इसे क्या करना है, हमें कम करना है। तो इसके पक्षपात पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करेंगे, लड़कों और लड़कियों को सभी को बताएंगे, उसमें क्या होगा, ये कम होगा। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। ऑप्शन 1 है जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, या लॉरेंस कोहल वर्ग। तो जो इसका राइट आंसर होगा किसका, ऑप्शन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 लेव वाइगोत्स्की। तो जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय पर जो महत्व है वो किसका है, लेव वाइगोत्स्की बात कहते हैं सामाजिक पे और संस्कृति पे। कौन बात करता है, लेव वाइगोत्स्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन नंबर है 6। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी विद्यार्थी, जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं वो भी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो पुराने हैं तो वो लाइक करें और वीडियो को क्या शेयर जरूर कर दें। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मिलेगा 6। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नाजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिगत वार्ता, ऑप्शन नंबर 2 है जोर से बोलना, ऑप्शन नंबर 3 है पाड़ या ढांचा कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है आत्म केंद्रित वार्ता। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तिगत वार्ता। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मिलेगा 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है,
बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1 प्रबलन का, ऑप्शन 2 अनुबंधन का, ऑप्शन 3 मॉडलिंग का, ऑप्शन 4 पाठ या ढांचा का। तो जो 7 में का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पाठ यानी ढांचा। तो जो संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर क्या करना है? हमें सहयोग भी देना है, तो इसको क्या कहते हैं? हम पाठ कहते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मिलेगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को क्या करता है? विशेषित करता है। जो कौन सी अवस्था है? थर्ड अवस्था है। तो ऑप्शन 1 है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या सांध्यात्मक विचार, ऑप्शन 2 है संरक्षण या कक्षा समावेशन, ऑप्शन नंबर 3 है आस्थगित अनुकरण यानी पदार्थ स्थायित्व, ऑप्शन 4 है प्रतीकात्मक खेल यानी विचारों की अनुक्रमणिकता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? संरक्षण यानी कक्षा समावेशन। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मिलेगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? तो ऑप्शन 1 है स्कीमा, ऑप्शन 2 है अवलोकन अधिगम, ऑप्शन 3 है अनुबंधन और ऑप्शन 4 है प्रबलन। तो जो बच्चों की संज्ञानात्मक विकास, तो जीन पियाजे किस पर बल देते हैं? संज्ञानात्मक विकास पर बल देते हैं। तो इनके संदर्भ में कौन सी संरचना है? तो स्कीमा। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कीमा। ठीक है दोस्त, इसके स्कीमा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ऑप्शन 2 है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ऑप्शन 3 है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना और ऑप्शन 4 है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ये क्या है? प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। इसी क्रम में जो अगला क्वेश्चन है 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो हमें बुद्धि के बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निर्धारित होती है, ऑप्शन 2 है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तो ये तो मानकीकृत है, गलत है, नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर 3 है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकी विशेषक है, ये भी क्या है? नेगेटिव यानी गलत है। बुद्धि बहुआयामी है, ये बात कैसी है? बिल्कुल सही है। बुद्धि कैसी है? बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, तो ये कैसा है? बिल्कुल राइट आंसर है। तो 11 नंबर का क्या है? 4 ऑप्शन सही है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सृजनात्मक विचारक, ऑप्शन 2 है अभिसारक विचारक, ऑप्शन 3 है अन्वय विचारक, ऑप्शन 4 है आत्मकेंद्रक विचारक। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मक विचारक। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, गलत है। ऑप्शन 2 इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेनी चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर 4 है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। क्या है ये? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 14। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये तीनों कैसे हैं? नेगेटिव हैं। पहला कैसा है? नेगेटिव।
और दूसरा कैसा है नेगेटिव, चौथा कैसा है नेगेटिव। तो जो 14 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण, ऑप्शन नंबर 1 न्यून अवधान विकार, ऑप्शन 2 अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ऑप्शन 3 धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, और एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो जो पठन वैकल्य होता है वो क्या होता है, धारा प्रवाह पढ़ने की क्या है, ये डिसेबिलिटी है, अक्षमता है, कैसी धारा प्रवाह पढ़ने की। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ऑप्शन 1 व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन 2 अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, तो सहानुभूति हमें क्या नहीं दिखानी है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये कैसी है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो अधिनियम 2009 के तहत है। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 यंत्रवत याद करने पर आधारित है, ऑप्शन 2 प्रबलन पर केंद्रित है, ऑप्शन 3 अनुबंधन द्वारा अर्जित है, ऑप्शन 4 अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो जो 17 का ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, अवबोधन की प्रक्रिया पर क्या है, केंद्रित है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, गलत है, अनदेखा हमें नहीं करना है। बच्चों को दंडित करना चाहिए, गलत है। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत को बदल देना चाहिए, ये बात भी कैसी है, गलत है। अब जो राइट आंसर बचा है हमारे पास 4 है, वो क्या है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो 18 का क्या है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की जो विशेषता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, गलत बात। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये बात कैसी है, सही है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये बात सही है। याद करना नेगेटिव है, नामांकित करना और वर्गीकरण करना भी क्या है, नेगेटिव है। तो 19 का क्या हो जाएगा, 2 बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। तो संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या पूर्णतः अलग हैं, या स्वतंत्र हैं, या सन्निहित हैं, या संबंध नहीं हैं। तो जो 20 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सन्निहित हैं। क्या है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से कैसे हैं, सन्निहित हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन 1 है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, ऑप्शन 2 अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, ऑप्शन 4 है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो जो 21 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना है। इसी क्रम में सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हमारे जो भावी अध्यापक हैं तो सभी एक साथ पढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। तो विद्यार्थियों को जो स्पष्ट उदाहरण हैं एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, ऑप्शन नंबर 2 है
यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, नेगेटिव है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, अभाव कैसा है, नेगेटिव है। यह अवधारणात्मक समझ की बजाय कार्य विधेयक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, कैसा है, नेगेटिव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यही क्या है, प्रभावशाली तरीका है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 23। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये क्या कहता है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, ऑप्शन 2 है आंतरिक अभिप्रेरणा कम होती है, ऑप्शन नंबर 3 है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या ऑप्शन नंबर 4 है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कैसी होगी, कम होगी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, कौन सी प्राथमिक साधक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो बताइए कौन कौन सी वो हैं जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी और सी, यानी सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ये क्या है, बी और सी इसका कैसा है, राइट आंसर है। यानी हमें शारीरिक दंड नहीं देना है और तुलना नहीं करनी है। इसका राइट आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर 2, बी और सी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 25। तो जो 25 का है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, एक व्याख्यान देकर, ऑप्शन 2 प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, ऑप्शन 3 है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, ऑप्शन 4 है अन्वेषण एवं परिचर्या के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो जो इसका 25 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, क्या है, अन्वेषण एवं परिचर्या के लिए अवसर उपलब्ध करके। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 26। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन 1 प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहज अनुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो जो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है कि बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए क्या करना है, हमें प्रोत्साहित करना है और उसी पर आधारित क्या विचार मंथन करना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 27। तो जो 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो जो शारीरिक विकास कौन सी वो अवधि है जिसमें शारीरिक विकास कैसा होता है, वृद्धि और विकास कैसा होता है, तीव्र होता है। तो कौन सी अवस्था है, ऑप्शन 1 शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था कैसी है, यही क्या है, सही है। शैशव अवस्था में कैसा होता है, विकास बहुत तेज़ी से होता है और शारीरिक वृद्धि भी कैसी होती है, बहुत तेज होती है। तो इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 28। तो क्वेश्चन 28 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन 1 विकास जीवन पर्यंत होता है, ये सही बात है। विकास परिवृत्त होता है, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये बात भी कैसी है, पॉजिटिव है। और ये बात भी पॉजिटिव है लेकिन हमें बता नहीं है नेगेटिव। तो जो नेगेटिव है वो कैसा है, अपना आंसर सही है। विकास सार्वभौमिक है, ये बात भी सही है। विकास कैसा है, सार्वभौमिक तथा संस्कृति संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, ये बात कैसी है, गलत है।
तो इसका जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 नेगेटिव का। भाई नेगेटिव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विकास सार्वभौमिक है, ये बात तो सही है, लेकिन संस्कृति से प्रभावित करती है, जो कह रहा है कि नहीं करती। संस्कृति कैसी प्रभावित करती है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 29 वैकल्प। क्वेश्चन नंबर 29 है व्यक्तिक भिन्नताओं, व्यक्तिक जो हमारी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं इनका प्राथमिक कारण क्या है। तो लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरण प्रभाव, और ऑप्शन 4 है अनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो जो 29 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है 4, इसका राइट आंसर है कि अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच कैसी है, एक परस्पर क्रिया है जिसके द्वारा हमारी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है लास्ट यानी 30 निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। ऑप्शन 1 परिवार एवं आस पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं आस पड़ोस। तो इसमें जो हम बता रहे हैं परिवार कैसा है, प्राथमिक होता है, और हमें बताना है द्वितीयक समाजीकरण। तो इसका जो राइट आंसर आप है वो हमें कमेंट में बता दीजिए, और हमारे चैनल को सभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें दोस्तों, ताकि हम सब आगे बढ़ सकें। थैंक यू, जय हिंद।